मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, जैसा कि हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल को पूर्ण कर चुके हैं और आदिकाल के बाद भक्तिकाल चल रहा है, तो आज साथियों हमने ये सोचा कि आदिकाल से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देख लिया जाए। तो साथियों, मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आदिकाल के 100 प्रश्नों को लेकर। आइए साथियों, इन 100 प्रश्नों को हम देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल उच्च स्तरीय 100 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी MCQs विशेष उपयोगी UGC नेट JRF PGT TGT एवं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हेतु। साथियों, प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल प्रश्न ही मैंने अभी लिया है। इसके बाद अगले वीडियो में फिर कुछ कथन कांड से संबंधित प्रश्न, आलोचकों के कथनों से संबंधित प्रश्न, उनकी भी चर्चा करेंगे। अभी बस एक शुरुआत करनी थी, इसलिए मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है। आइए साथियों देखते हैं। निर्देश: तो यह प्रश्नोत्तरी विशेष रूप से अध्यापन कार्य एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यास हेतु तैयार की गई है। प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत प्रामाणिक विकल्प तथा अंत में सटीक उत्तर समाहित है। आइए साथियों देखते हैं प्रश्नों को। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा? आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा? तो साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं, आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न देखिए साथियों। मिस्र बंधुओं द्वारा आदिकाल को क्या नाम दिया गया? तो मिस्र बंधुओं द्वारा आदिकाल को क्या नाम दिया? तो वीरगाथा काल आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त जी ने कहा है। आरंभिक काल बचा, तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ये देखिए साथियों। आइए तीसरे प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय क्या माना? तो शुक्ल जी ने आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत माना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है साथियों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, सिद्ध सामंत काल। ये देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न 5, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है साथियों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है। तो सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार 769 ईस्वी है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, श्रावकाचार ग्रंथ की रचना कब हुई और इसके लेखक कौन है? सही। तो श्रावकाचार ग्रंथ की रचना 933 ईस्वी में हुई, जानते ही हैं। और इसके लेखक कौन हैं? तो देवसेन जी हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 933 ईस्वी में देवसेन जी ने श्रावकाचार नामक ग्रंथ की रचना की। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 7वां का उत्तर ए। आइए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों 8वां प्रश्न है हमारा,
हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसको माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। और हिंदी साहित्य का प्रथम कवि चंद्रबरदाई जी को माना है। तो इस ऑप्शन का आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। तो ये देखिए पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं प्रश्न 9, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो साथियों, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू कहा जाता है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि ये देखिए स्वयंभू को कहा जाता है। और जूम कर लेते हैं साथियों थोड़ा सा। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। पाउम चरिऊ किसकी रचना है और इसमें किसका वर्णन है? तो पाउम चरिऊ किसकी रचना है? पाउम चरिऊ किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। और इसमें किसका वर्णन है? तो राम कथा का वर्णन है। इस रचना में राम कथा का वर्णन है। तो ये प्रश्न 10 का ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। महापुराण के रचनाकार कौन हैं? तो महापुराण के रचनाकार कौन हैं? महापुराण नामक ग्रंथ के रचनाकार पुष्पदंत हैं। तो पुष्पदंत बी नंबर है। तो यह आंसर होगा, ये देखिए। आगे बढ़ते हैं। भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल जी की रचना है। तो ये देखिए धनपाल। ये देखिए प्रश्न 12 का बी। प्रश्न 13 पे आते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो जैसा कि पढ़ाते समय मैंने बताया ही था, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। तो प्रश्न 13 का सी हो जाएगा आंसर। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 आइए देखते हैं। नाथों की संख्या कितनी मानी गई? तो 84 सिद्ध हुए, 9 नाथ हुए। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। तो इसका भी बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, सिद्धों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो सिद्धों का मुख्य केंद्र कौन सा था? श्री पर्वत। सिद्धों का मुख्य केंद्र श्री पर्वत था। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य की भाषा को क्या कहा गया है? 16वां प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य की भाषा को क्या कहा गया है? कौन सी भाषा कहा गया? प्राकृत कहा नहीं गया, डिंगल भी नहीं कहा गया, पिंगल भी नहीं कहा गया। सिद्ध साहित्य की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा गया। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ हैं, जानते ही हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक पूछता तो गोरखनाथ हो जाते, लेकिन नाथ पंथ के प्रवर्तक पूछ रहा है तो मत्स्येंद्र नाथ होंगे। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था बताइए? मत्स्येंद्र नाथ था। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किसने किया? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने संकलन किया है। ये बात हम जानते ही हैं। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, प्रश्न नंबर 20। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है। तो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार साथियों कौन है? किनकी रचना है? कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्र नाथ की रचना है। तो इसका भी बी नंबर हो जाएगा आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी मानते हैं। तो यह आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साथियों थोड़ा सा दिक्कत यह है कि प्रश्न है और फिर आंसर दे दिया है, और जिसके माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें जो है ज़्यादा ऊपर कर दीजिए तो आंसर दिख जाता है। तो इतना आप लोग समझ लीजिएगा।
प्रश्न 22 देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन हैं? तो भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता साथियों कौन है? शालिभद्र सूरी जी हैं। तो हमारे शालिभद्र सूरी जी क्या हैं? भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 23 है, चंदन बाला रास किसकी रचना है? तो साथियों चंदन बाला रास आसगो कवि की रचना है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से किसने मानी? तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इस प्रकार से 24 का उत्तर बी हो जाएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से मानने वाले विद्वान। तो रासक से विद्वान कौन मानता है रासो शब्द की उत्पत्ति? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। तो ये इसका उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 26, पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? तो साथियों कर्नल टाड महोदय हैं, जो कि पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। यहाँ जो ऑप्शन दिया है इसमें कर्नल टाड हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 27वां नंबर है, पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। तो डॉक्टर वूलर महोदय हैं, जो कि पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः अप्रामाणिक मानते हैं। तो ये देखिए वूलर महोदय हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं या समय हैं? तो 69 सर्ग या समय हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग को किसने पूरा किया? तो पढ़ाते समय बताए थे कि इनके पुत्र ने पूरा किया। इनके पुत्र कौन थे? जल्हड़ हैं। एक पंक्ति भी है कि जल्हड़ के हाथ में अपने पुस्तक को दे दिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 31, चंदबरदाई को छप्पयों का राजा किसने कहा है? चंदबरदाई जी को छप्पयों का राजा किसने कहा है? तो शिव सिंह सेंगर जी ने कहा है। तो इसका उत्तर बी है। आगे बढ़ते हैं। बीसल देव रासो का रचनाकार कौन है? सरल सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही सरल हैं, बहुत कठिन नहीं है। अगर आप पढ़े हैं 1-2 बार तो कर लेंगे। बीसल देव रासो का रचनाकार कौन है? तो नरपतिनाल है ना। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपतिनाल की। ये देखिए। अब आते हैं प्रश्न 33, बीसल देव रासो का प्रधान रस कौन सा है? तो जानते ही हैं बीसल देव रासो का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। तो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजमती कहाँ की राजकुमारी थी जिसका वर्णन बीसल देव रासो में है? तो राजकुमारी कहाँ की? प्रश्न 34, राजमती कहाँ की राजकुमारी थी जिसका वर्णन बीसल देव रासो में है? तो मालवा की राजकुमारी थी, जानते ही हैं। इसका उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 35, आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रसिद्ध है? परमाल रासो प्रसिद्ध है, जानते ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। परमाल रासों के रचयिता कौन है? परमाल रासो के रचयिता कौन है? बताइए साथी। जगनिक हैं, जानते ही हैं। जगनिक। आल्हा खंड को सर्वप्रथम किसने और कब प्रकाशित करवाया? तो चार्ल्स इलियट महोदय ने 1865 ईस्वी में सबसे पहले आल्हा खंड को प्रकाशित करवाया। आइए आगे बढ़ते हैं। 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार और बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। किसकी पंक्ति है? जानते हैं परमाल रासो की है, आल्हा खंड। आगे बढ़ते हैं साथियों। 100 प्रश्न है, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। 39वां देखिए, खुमान रासो का रचयिता कौन है? तो खुमान रासो का रचयिता कौन है साथियों? दलपति विजय हैं। ये देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भट्ट केदार की रचना का क्या नाम है? तो भट्ट केदार की रचना का क्या नाम है? जयचंद प्रकाश। और जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो मधुकर कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। विजय पाल रासो के रचयिता कौन हैं? नल सिंह भाट हैं।
मिश्र बंधुओं के अनुसार राहुलवेल होगा ये, राहुलवेल नहीं, राहुलवेल किस प्रकार की कृति है? तो चंपू काव्य है, शिलांकित है, तो ये हो जाएगा। राहुलवेल के रचनाकार कौन हैं? तो रोडा कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न, नक्सिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ किस आदिकालीन कृति से माना जाता है? तो राहुलवेल से माना जाता है, बी हो जाएगा आंसर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो दामोदर शर्मा जी हैं। आगे बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो साथियों उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य साहित्य की प्रथम कृति वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। वर्ण रत्नाकर का ढांचा किस प्रकार का है? बताइए साथियों। विश्वकोशात्मक है, बी हो जाएगा आंसर। आइए 50 नंबर प्रश्न की बात करें। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? तो ये खंडित काव्य या विरह काव्य, खंड काव्य, खंडित खंड काव्य या विरह काव्य है, बी आंसर है। किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि कौन है? तो अब्दुल रहमान हैं। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? तो विद्यापति के गुरु का नाम साथियों पंडित हरिमिश्र है। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो साथियों कीर्ति सिंह और शिव सिंह के राजा के दरबारी कवि थे, तो ये हो जाएगा। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी या कहानी कहा है? तो साथियों कीर्तिलता को कहा है। आइए 55वां प्रश्न देखिए। विद्यापति को मैथिल कोकिल किस रचना के कारण कहा गया? तो पदावली के कारण। 56वां प्रश्न देखिए। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। विद्यापति को आध्यात्मिक चश्मे के बहाने श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान हैं, तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के गुरु कौन हैं? तो निजामुद्दीन औलिया हैं। ढोला मारूरा दूहा के मूल रचयिता कवि कौन है? मूल रचयिता कौन है? कल्लोल कवि। यहाँ कल्लोल लिखा गया है, कल्लोल इसको कर लीजिएगा, कल्लोल कवि हैं। मूल रचयिता पूछेगा तो कल्लोल कवि हैं, और कल्लोल नहीं रहेगा तब ये कुशल लाभ हो जाएंगे क्योंकि ये संकलन किए हैं। आगे बढ़ते हैं। ढोला मारूरा दूहा में ढोला की आयु विवाह के समय क्या थी? तो ढोला 3 वर्ष का था, जानते ही हैं, तो ये हो जाएगा। आदिकालीन साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है? तो आदिकालीन साहित्य में वीर रस की प्रधानता रही है, तो सी हो जाएगा। रासो काव्यों की भाषा मुख्यतः कौन सी थी? तो रासो काव्यों की भाषा मुख्यतः कौन सी थी? तो डिंगल पिंगल है। पिंगल जहाँ पे प्रेम का वर्णन है वहाँ पिंगल है, और जहाँ डिंगल कहाँ, जहाँ युद्ध वगैरह का वर्णन है, तो सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न। अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद कौन सा है? तो दोहा या दूहा है। गोरी सेवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। ये एक प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो जी की है, तो प्रश्न 66 का भी हो जाएगा। 10 कुमार चरित के ढर्रे पर अपभ्रंश में जसहर चरिव की रचना किसने की? साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो पुष्पदंत जी ने की। पाहुण दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पाहुण दोहा ग्रंथ के रचनाकार साथियों कौन है? मुनीराम सिंह जी हैं। आगे बढ़ते हैं। परमात्म प्रकाश और योगसार के रचयिता कौन हैं? तो साथियों परमात्म प्रकाश और योगसार के रचयिता जोइंदू हैं, ये देखिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। सिद्धों की वाणियों का बौद्ध गान ओ दूहा नाम से किसने संपादित किया? तो हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया। का तरुवर पंच विडाल, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस सिद्ध कवि की है? तो बताइए, ये प्रश्न बताइए। लुइपा जी की है। आगे बढ़ते हैं। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? तो साथियों
सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान बताइए किसका माना जाता है? लुइपा जी का माना जाता है। सिद्धों में सबसे विद्वान और सबसे अधिक रचनाएं लिखने वाले कवि कौन हैं? कण्हपा। आगे बढ़ते हैं। चर्यापद किस प्रकार का ग्रंथ है? तो अनुष्ठानिक गीतों का संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। सबरपा के गुरु का नाम क्या था? तो सरहपा था। नाथ संप्रदाय को अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय किसने कहा है? तो ये कथन है, पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 76 का बी हो जाएगा। आइए 77वां प्रश्न देखते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ के विषय में यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आइए आगे बढ़ते हैं। 78 प्रश्न। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के कितने ग्रंथों को प्रामाणिक माना है? तो 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 9 लख पातरी आ गए नाचें पीछे सहज अखाड़ा पंक्ति के रचनाकार हैं गोरखनाथ जी हैं। आगे बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न। जैन साहित्य मुख्यतः किस क्षेत्र में, मतलब कि भारत के किस क्षेत्र में लिखा गया? तो पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात राजस्थान में। भी हो जाएगा। कच्छुल रास के रचयिता कौन है? तो कच्छुल रास का रचयिता कौन है बताइए? प्रज्ञा तिलक है। नेमिनाथ रास के रचनाकार कौन है? सुमित गणी, सुमति गणी यही है। ये देखते हैं। 84वां प्रश्न है। जयचंद्र प्रकाश और जयमंक जस चंद्रिका का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो राठौड़ा रिखात में मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। 85वां प्रश्न है। किस रासो ग्रंथ को आल्हाखंड के नाम से जाना जाता है और यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है? जानते ही हैं, परमाल रासो आल्हाखंड। विशल देव रासो कितने खंडों में विभाजित विरह काव्य है? तो साथियों कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में है। आगे बढ़ते हैं। 87वां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश की कितनी रचनाओं को अपने वीरगाथा काल में स्थान दिया है? तो 4 रचनाओं को दिया है। और देश भाषा की कितनी रचनाओं को वीरगाथा काल के अंतर्गत रखा है शुक्ल जी ने? तो 8 रचनाओं को रखा है। तो ये 87-88 प्रश्न दोनों क्लियर हो गए। आइए 89वां देखिए। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए विधना ऐसी रैन कर भोर कबहु न होए। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो जी की है। आगे बढ़ते हैं। खलिक बाबरी किस प्रकार का कोश ग्रंथ है? तो फारसी हिंदी का शब्दकोश है। यह अमीर खुसरो की रचना है। आगे बढ़ते हैं। देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसन जम पऊ अवहट्टा। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति जी की है। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा है? तो हट्ट कहा है। आदिकालीन कवि विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में हुई? तो भृंग भृंगी संवाद के रूप में, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और सुख सुखी संवाद में पृथ्वीराज रासो की रचना को कहा है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने माना था? ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए 96वां प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया जाता है? स्वयंभू को। शब्दानुशासन नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हेमचंद का है ये। आगे बढ़ते हैं। हेमचंद का समय क्या माना जाता है? तो 12वीं शताब्दी माना जाता है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? सोमप्रभु सूरी हैं। 100वां प्रश्न देख लीजिए। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो मेरुतुंग है। इस प्रकार से साथियों हमने लगभग 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी देखी। देखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी को राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।